हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में जो हम केस कवर कर रहे हैं, जब आप उसकी स्टोरी सुनेंगे आपको बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लगेगा एंड बहुत ज्यादा दुख भी होगा एट द सेम टाइम। सो ये जो केस है ये हुआ है मुंबई में एंड वहां पे एक आयशा अस्लाम नाम की टीचर रहती थी। तो वो स्कूल में टीचिंग करती थी एंड स्कूल के बाद जितना भी टाइम उसके पास बचता था वो ट्यूशंस पढ़ाती थी, तो वो ट्यूशन टीचर भी थी। 2016 में आयशा का अपने हस्बैंड के साथ डाइवोर्स हो जाता है। वो एक सिंगल पेरेंट होती है एंड इस वजह से वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है। इस वजह से स्कूल में भी काम करती है, ट्यूशन भी पढ़ाती है। आयशा ट्यूशन पिछले 5 सालों से पढ़ा रही होती है, तो अपनी लाइफ के 5 साल उसने ट्यूशन टीचिंग करके ही निकाले होते हैं। सो ऐसा ही एक दिन था जिस दिन आयशा अपने ट्यूशन क्लासेस लेने जाती है एक बच्चे के घर, जिसे वो पिछले 4 सालों से पढ़ा रही होती है। तो जब कभी भी कोई भी टीचर किसी एक स्टूडेंट को बहुत लंबे टाइम तक पढ़ा रहा होता है तो एक वो फैमिली जैसी बॉन्डिंग बन जाती है। तो आयशा उस बच्चे के घर गई थी उसे पढ़ाने ट्यूशंस के लिए एंड ट्यूशन वो फिनिश कर लेती है शाम के 8 बजे तक। इसके बाद जो उस बच्चे की मॉम है वो आती है आयशा के पास, अप्रोच करती है उसे और वो कहती है कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है। ये बात सुन के आयशा को ऐसा लगता है कि वो अभी इस टाइम पे पैसे नहीं दे सकती है एंड वो पैसे देने के लिए रिफ्यूज कर देती है। तो दो चीजें हो सकती है यहाँ पे। आयशा को ऐसा फील हो रहा होता है कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ, इन्हें मुझे पैसे देने चाहिए, मुझसे उधार कैसे मांग रही है। एंड ये भी हो सकता है कि जेन्युइनली उस वुमेन को पैसों की जरूरत हो, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो और उसे ये लगा होगा कि मैं ट्यूशन टीचर से ही पैसे उधार ले लेती हूँ, जब वापस करने होंगे तो इकट्ठे ही वापस कर दूंगी। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो उस बच्चे की मॉम है वो पैसे मांगती है ट्यूशन टीचर से, मतलब आयशा से, एंड वो रिफ्यूज कर देती है। जो भी उसके रीजंस होते हैं वो उसे बताती है कि क्यों वो पैसे उधार नहीं दे सकती एंड रिफ्यूज कर देती है। धीरे धीरे ये जो बातें हैं वो बहस में कन्वर्ट हो जाती है एंड बहस से ये बदल जाती है लड़ाई में। वो बच्चा वहां पे खड़े होकर पूरी की पूरी बातें सुन रहा होता है, देख रहा होता है कि उसकी मॉम की लड़ाई उसके टीचर के साथ हो गई है। एंड धीरे धीरे ये जो हीटेड कन्वर्सेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हाथापाई जैसी सिचुएशन भी आ जाती है। इसके बाद जो वो बच्चा होता है वो अपने घर के किचन में जाता है, किचन नाइफ उठाता है, लेके आता है एंड अपनी टीचर के बैक में एंड पेट में कंटिन्यूअसली उनको स्टैब करने लगता है। नाइफ बहुत ही ज्यादा शार्प होती है। भले ही वो बच्चा था बट उसने पूरी फोर्स के साथ अपने टीचर को स्टैब करा था एंड आयशा इसके लिए प्रिपेयर भी नहीं थी, वो खुद को बचा भी नहीं पाई एंड वो अचानक से ही जमीन पे गिर गई एंड वो पूरा का पूरा प्लेस खून से भर चुका था। उस बच्चे की मम्मी भी अब परेशान हो गई थी, वो बच्चा भी अब परेशान हो गया था ये सोच के कि ये उसने क्या कर दिया, अब तो गड़बड़ कर दी उसने। इसके बाद जो बच्चे की मम्मी है वो आयशा की बॉडी लेके जाती है, वो आयशा को हॉस्पिटल लेके जाती है। नियरेस्ट अपोलो हॉस्पिटल में वो जाते हैं एंड अपोलो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं वो उन्हें ब्रॉड डेड बताते हैं। इसके बाद फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, पुलिस आ जाती है एंड सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन, बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत भी नहीं होती है, बहुत ही सिंपल सा सिचुएशन, बहुत ही सिंपल सा केस होता है। बच्चा भी एडमिट कर देता है और उसकी मॉम भी एडमिट कर देती है। बट कहीं ना कहीं कई लोगों को ऐसा लगता है कि उसकी मॉम का भी इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा नहीं स्टैप कर सकता इतनी बुरी तरीके से अपने टीचर को। बट रियलिटी ये भी हो सकती है कि उस बच्चे को उस समय बहुत ज्यादा गुस्सा आया हो, ये सोच के कि मेरे टीचर मेरी मॉम से झगड़ा कर रही है एंड इस वजह से अपनी पूरी ताकत लगा के उस बच्चे ने अपनी मैम को स्टैप किया हो। तो ये भी रीजन हो सकता है। तो 2 रीजन हो सकते हैं। पुलिस जो है सारी इन्वेस्टिगेशन फिनिश करती है, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है एंड बच्चे को रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजती है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे देश में अगर किसी भी 18 साल से कम के बच्चे ने क्राइम करा है तो उसे हम जेल में नहीं डालते, तो उसे हम जेल नहीं भेजते एंड जुवेनाइल जेल भेजते हैं या जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजते हैं। एंड इनकी जो प्रोसीडिंग है, जो केसेस चलते हैं वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलते हैं, जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में चलते हैं, नॉर्मल कोर्ट्स में नहीं चलते तब तक जब तक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस ना हो। बट ये कोई भी केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में नहीं आ रहा था, इस वजह से इस बच्चे की जो सुनवाई है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में होती है और इसके बाद इसे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दिया जाता है। बट उसकी मॉम को माइनर सी पनिशमेंट मिलती है, फाइन पे करना होता है एंड इसके बाद उनको सजा भी नहीं होती है। एंड मैक्सिमम लोगों का ये मानना था कि कहीं ना कहीं उस बच्चे की मॉम का इन्वॉल्वमेंट इस मर्डर में जरूर था।
बट सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस एंड डिफरेंट एविडेंसेस के बेसिस पे जो पुलिस वाले हैं उस बच्चे की मॉम को एक्सक्लूड कर देते हैं और ये मानते हैं कि इनका कोई भी इनिशिएशन नहीं था इस क्राइम के लिए। पुलिस इस 12 साल के बच्चे के मोहल्ले वालों से भी क्वेश्चनिंग करती है, उनके इंटरव्यूज लेती है एंड ये चीज बहुत शॉकिंग होती है कि वो सारे इस बातों पे बिलीव नहीं कर पा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमारे बच्चे के साथ जरूर खेलता था, वो बच्चा बहुत ही ज्यादा पोलाइट एंड स्वीट था। वो ये मान भी नहीं पा रहे थे कि उस बच्चे ने ऐसा कोई स्टेप ले लिया है। सो अब ये बच्चा 6 सालों तक जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहेगा क्योंकि बच्चा जब तक 18 साल का नहीं हो जाएगा तब तक ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से रिलीज नहीं हो सकता। मतलब 6 साल अभी लगेंगे, 12 साल का ऑलरेडी है। सो आफ्टर 6 इयर्स वो बच्चा जेल से बाहर आ सकता है एंड अपने आप को रिहैबिलिटेट कर सकता है सोसाइटी में एंड अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। लेकिन आयशा को अब कभी भी मौका नहीं मिलेगा अपनी नॉर्मल लाइफ जीने का, अपनी जिंदगी जीने का। ये उससे छीन ली गई उस छोटे से बच्चे के द्वारा, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग और हार्ट ब्रेकिंग है। ये केस था आयशा असलाम मर्डर केस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई सो क्लिक द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।